बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 7 शेयर करनी है। 7 स्टोरीज़। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नाअहल हो गए। तोशा खाना केस, मिठाइयाँ मंगवाई गईं, मिठाइयाँ वापस हो गईं। क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदियाल साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुनाफिक कह दिया? ये बहुत बड़ी बात है। और जजेस की तनख्वाहों में 20% इजाफ़ा हो गया। एक अहम शख्सियत इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बनने वाली है। ये कौन है? और अर्जेंटाइन के हवाले से एक हैरानकुन ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। और एक बात आपके साथ शेयर करनी है कि नवाज़ शरीफ आखिर दुबई क्यों आए? ये बड़ा मिलियन डॉलर सवाल है। आप कह रहे होंगे कि मैंने इस पर मुतअद्दिद बार बात कर चुका हूँ। आज कुछ अलग बात करनी है। गो कि अब वो सऊदी अरब रवाना हो गए और वहाँ 10 दिन वो क़याम करेंगे, तो फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं ये भी बात करेंगे। नवाज़ शरीफ आखिर दुबई आए क्यों? ठीक, अच्छा। लेकिन सबसे पहले हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, जो 200 यतीम बच्चियों और बेवाओं को हमने मशीनें देनी है, सिलाई मशीनें। सिलाई सेंटर भी चल रहा है। सिलाई सेंटर में वो जो स्पेशल ख़ातून हैं उनको तनख्वाह भी देनी होती है, जिस घर में बनाया हुआ है उसका किराया भी देना होता है। मैं ममनून हूँ कि आप ख़ुद ब खुद इस चीज़ का एहसास करते हैं। और हमारे जो बहुत सारे ऐसे अहबाब मोहतरम ख़वातीन और हज़रात हैं जो ख़ुद ब खुद ही इस चीज़ का एहसास करते हैं, मैं अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। और ये नंबर, ये सब कुछ, ये भी डिस्प्ले हो रहा है। और मैंने आपसे कहा ना कि डिस्पेंसरी बनानी है, उसके साथ मैंने कभी आपके साथ तफसील से शेयर करना है। लेकिन ये वीडियो कुछ लेट भी हो जाती है। कुछ मेरी तबीयत की नासाजी चल रही है कुछ पिछले 4-5 रोज़ से। मैं कोई डिस्कस करूँ, मैंने अपना ज़ाती मामला कभी भी इस तरह से डिस्कस नहीं करता, तो इस वजह से भी वो वीडियो एक आ रही है और वो लेट हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम की तमाम दिन की जो न्यूज़ हैं वो आपको उसमें जमा करके दे दूँ तबसरे के साथ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब वो नाअहल हो गए। नाअहल वो जाली डिग्री पे हुए हैं। ये भी अजीब इत्तफ़ाक है। ख़ान साहब का वज़ीर आज़म वो आज़ाद कश्मीर, वो भी अदालत से नाअहल हो गया। जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला साहब खालिद खुर्शीद साहब, यूथिया वज़ीर आला, वो भी नाअहल हो गए। वो नाअहल हुए जाली डिग्री पर। अब आप अंदाज़ा कीजिए उनको अदालत, ये इनके ना माशाअल्लाह बड़े बाकिरदार लोग हैं, बहुत ही ऐसे लोग। मुराद सईद को देखो तो पता नहीं उसने एक ही दिन में कितने पर्चे पास कर लिए। वो भी, उनका भी वो एक अलग सी स्टोरी है। तो वो ये एक दिन में जो है ना पूरी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां ले लेते हैं। तो ये जाली डिग्रियों वाले खैर से ये वहाँ पर जाली डिग्री पे वो नाअहल हुई हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, ख़ान साहब क्या कहते हैं? ख़ान साहब ने ट्वीट किया है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को नाअहल कर दिए जाने पर निहायत अफसुर्दा और हैरान हूँ। अच्छा, मैं इससे अगले जुमले पे ज़्यादा हैरान हूँ और अफसुर्दा भी हूँ। ठीक है ना, जो ख़ान साहब ने लिखा है। ख़ान साहब लिखते हैं कि मुझे जितने भी वज़राए आला की सलाहियतों और अंदाज़ कार को देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, ये उन सब में बेहतरीन थे। ये काबिल और दयानतदार ही नहीं बल्कि हकीकी आज़ादी के नज़रिए पर भी कामिल यकीन रखते थे। उनकी नाअहली गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ा नुकसान होगी। ख़ान साहब कहते हैं मैं जितने भी वज़राए आला देखे हैं ये सब में बेहतरीन थे। ठीक भाई, हमने तो ये सुना कि ख़ान साहब हर तकरीर में कहते कि उस्मान बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस है। आपने भी सुना होगा। तो भाई वो वसीम अकरम प्लस जिसको बताया था वो यूथियों को चूना लगाया था। और बार बार आप कहते हैं कि उस्मान बुज़दार बड़े काम कर रहा है, असल में वो हाईलाइट नहीं कर पाता। और मैं तो इनको कहता हूँ सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया करो, लेकिन वो हाईलाइट नहीं कर पाता। ये आपका वसीम अकरम प्लस है भाई। और जनरल बाजवा चीखते रहे पूरी इस्टेब्लिशमेंट की, इसको हटाओ, किसी ने नहीं हटाया।
उसको, और वो कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट वज़ीर आला है। जब उस्मान बुज़दार छोड़ गया, अब गिलगित बल्तिस्तान वाला बेस्ट बन गया है। वो कहते हैं ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो यूथिया, वो सारी की सारी तवज्जो उसकी ज़मान पार्क पे थी। गिलगित बल्तिस्तान में उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी जमा हो चुकी थी, और उससे पहले वो नाअहल हो गए। अब देखते हैं कि कौन बनता है। जब कश्मीर में वो नाअहल हुए उनके तनवीर इलियास साहब, तो तब भी उनसे वो हुकूमत चली गई PTI से आज़ाद कश्मीर में। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। एक एक्स मिनिस्टर हैं, बड़ी मज़ेदार बात की है उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बात की है। हिशाम इनामुल्लाह साहब, डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह, ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं। डॉक्टर साहब पेशे के एतबार से मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिसन्स के MBBS डॉक्टर हैं, शायद उनकी कोई स्पेशलाइजेशन भी हो। वो सेहत के शोबे से भी मुंसलिक रहे, वो वहाँ मुशीर भी रहे, और फिर बाकी भी उनके पास कुछ कलमदान रहे। अभी उन्होंने भी 9 मई के बाद ये PTI को खैर बात कह दिया। इसी वजह से उन्होंने एक ट्वीट की, बहुत ज़बरदस्त ट्वीट की है। वो कह रहे हैं ये जब गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला नाअहल हुआ है ना, तो डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह साहब कहते हैं कि बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली का सुनते ही PTI के हाई प्रोफाइल IDPs पर ज़मीन तंग हो गई है। आप समझ गए होंगे, जिन जिन लोगों ने वहाँ पनाह ले रखी थी, हाई प्रोफाइल IDPs, ठीक हो गया ना, IDPs, और उन पर एक अफरा तफरी का आलम बरपा है। ये वही हैं जिन्होंने 9 मई के बाद वहाँ पनाह ली थी, और सिक्योरिटी इदारों को इंतहाई मतलूब है। वहाँ से निकलने के 2 ही रास्ते बचे हैं उनके पास, एक वाखान बदख्शान से होते हुए अफ़गानिस्तान, और दूसरा मकबूजा जम्मू व कश्मीर। शर्त यह है कि किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हों, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ा रिस्क है, ज़ाहिर है गोली भी लग सकती है। और दूसरा ये कि अगर सरहद के उस पार कोई उनको पनाह देने को तैयार हो, तो चीन के मुतल्लिका इदारों के हुकाम से भी उनका सारा डाटा शेयर किया गया है, जिस तरफ भी जाना नामुमकिन है। अच्छा, अब उसके अलावा बाकी तमाम दरवाज़े सिर्फ फ़ौजी अदालतों की तरफ खुलते हैं। ज़राए के मुताबिक सोच विचार जारी है, लेकिन मेज़बान ने किसी किस्म की मज़ीद ज़िम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। यानी कहा है कि अब गिलगित बल्तिस्तान से निकलो भाई, हम खुद नाअहल हो गए हैं, तो ठीक है ना। जिसकी वजह से 2 मेहमानों की तबीयत, ये बड़ी अहम बात की है डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह साहब ने। वो कहते हैं कि जिसकी वजह से मेहमानों की तबीयत यकदम सख्त नासाज हो गई है, और वो हिलने के काबिल भी नहीं, शायद नफ्सियाती दबाव की वजह से। तो डॉक्टर साहब से मेरी गपशप कभी कभार होती रहती है। मैं पूछूंगा कि सर ये कौन हैं जो बेहोश हो गए हैं? आखिर इतना अगर आपको पता है तो कुछ नामों का भी पता होगा। खैर, आ जाएं भाई। आज तोशा खाना केस था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। आमिर फ़ारूक साहब पर कल एतराज़ किया, इमरान ख़ान साहब ने अपने वकील के ज़रिए एतराज़ दायर किया कि आप तो मुतासिब जज हैं, आप मेरा केस सुने भी नहीं। आज तोशा खाना केस उन्होंने वो केस उसी जज को वापस कर दिया, जो सेशन जज थे ना, उनको वापस कर दिया कि जी आप दोबारा इसका फ़ैसला करें। तो फिर उसके बाद वो दोबारा फ़ैसला कर, हो सकता है उन पे दोबारा फ़र्द जुर्म भी लगे, और हो सकता है वो दोबारा केस चले, तो फिर उसके बाद आए यहाँ पर वगैरह। पहले तो खैर यूथ ही बहुत ही खुश हो गए। खैर खुश होना भी चाहिए, कुछ तो रिलीफ मिला है। लेकिन उसके बाद जब वो फ़ैसला आया तो तब उनको पता चला भाई यार ये फ़ैसला कलअदम तो करार नहीं हुआ, ये कलअदम करार तो नहीं दिया गया, ये तो रिवर्स हुआ है उस तरफ कि जी आप दोबारा करें। तो ये तो इतनी खुशी की बात नहीं। मेरा ख्याल है वो मिठाई के जो रसगुल्ले थे वो यूथियों के बेचारों के गले में फंस गए। लेकिन एक बात और भी है, हमारे दोस्त हैं खालिद हुसैन ताज साहब, वकील हैं, बहुत अच्छा अलर्ट रहते हैं अदालती मामलात से मुतालिक सोशल मीडिया पर भी। मैं पहले भी कई दफ़ा उनका हवाला दे चुका हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि रसगुल्ले फंस गए हैं, लेकिन साथ ये भी कहा कि ये आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान ख़ान को रिलीफ भी दिया। आज
एक केस था जो बलूचिस्तान के वकील कत्ल हुए थे और उनके बेटे ने FIR इमरान ख़ान पर करवा दी थी। इमरान ख़ान की बेल का आज आखिरी दिन था, वो उनको ट्रांजिट बेल थी, वो दोबारा 14 दिन का उनको रिलीफ मिल गया और वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उनको रिलीफ नहीं मिला। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने उनको रिलीफ नहीं दिया, वो वापस आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनको कहती रही कि आप बलूचिस्तान जाओ, वहाँ पर आप जाएं, आप वहाँ पर ये उनको पूरा तरीका बताया, आप इस तरीके से जाएं आप और वहाँ पे शामिल तफ्तीश हों और वहाँ पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट की रेमेडी आपके पास है, वो चलें। वो रेमेडी तो ख़त्म, उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी उनको कहा कि आप वहाँ जाएं, लेकिन वो नहीं गए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनको उनकी बेल बढ़ा दी। वैसे माशाअल्लाह ये भी है कि जिस जज पर इस तरीके का दबाव हो ना, वो जज भी वो घुटने टेक देता है। कल उन्होंने कहा कि आप तो मुतासिब जज हैं, आप तो मेरा केस सुन ही नहीं सकते, आप पर मुझे एतमाद ही नहीं है, आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। आज वो चुप हो गए हैं, उनको इंसाफ भी वहाँ से मिला है, उनको वहाँ से रिलीफ भी मिला है। बहुत बड़ी बात है। चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुनाफिक कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बात ये है कि कुछ सहाफ़ियों की, कुछ यूट्यूबर्स की, वीलागर्स की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ईद से पहले मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कुछ 6-7 लोग जितने भी थे, ठीक। अच्छा, उसमें हमारे अपने भी दोस्त, तो एक वीलागर यूट्यूबर हैं असद अली तूर साहब, उन्होंने वीलाग किया और उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए कि जी इनसे, इनके ये जो यूट्यूबर ये जो गए हैं मुलाकात के लिए, बहुत सारी बातें की हैं चीफ जस्टिस साहब ने। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के भी ख़िलाफ़ की और जस्टिस मंसूर अली शाह को मुनाफिक कह दिया कि भाई मैं बैठा था अपने चैम्बर में, ये मुझे बुलाने आए कि जी आप आए ना, वो वहाँ पौधा लगाते हैं, और मैं वहाँ से निकला तो आगे इन्होंने वो कोई प्री प्लान्ड तरीके से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा खड़े थे, उन्होंने कहा जी उनको भी बुला लेते हैं। मैंने कहा उनको भी बुला लें। आप पौधा लगाया, बड़ी तालियाँ शालियाँ बजाई, वापस आए तो ये बड़े मुनाफिक हैं, ये सबसे बड़ा मुनाफिक है, फिर मुझे तंग करने लग जाते हैं। अच्छा, इस तरीके से उन्होंने ये बात की। भारत, ये बात ऐसी है कि एक तूफ़ान आ जाना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से और भी बातें की कि इमरान ख़ान का कहा है कि जी ये तो ऐसी तैसी कर देंगे इस्टेब्लिशमेंट की, देखना इसमें बड़ी रिजिलियंस है, ये है वो है, ये बड़े रिजिलियंट हैं, ये बड़े वो, आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप इसमें है, ये है वो है, बड़ी तारीफ़ें की। और मुझ पे बड़ा प्रेशर है और ये आर्मी वाले, फ़ौज वाले इस्टेब्लिशमेंट मुझ पे बड़ा प्रेशर डाल रही है और एक फ़ैसला मैं दूंगा भी सही, मैं ऐसी तैसी फेर दूंगा, मैं फ़िक्स कर दूंगा हुकूमत को, ये है, बहुत सारी बातें इस तरह की। अच्छा, मैंने क्योंकि आज वो दौर है, सीधी सीधी बात है कि अगर आप इनसे मुताल्लिक़ कोई भी बात कर देना वो बिकती है, ठीक, वो बिकती भी है, आपकी बात भी सुनी जाती है, आपके व्यूज़ भी आते हैं, सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे व्यूज़ ऑलरेडी आ रहे हैं, आपका बड़ा तामुन का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके एतमाद का भी बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत ही ममनून हूँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। आप मुझे दुआएं भी बड़ी देते हैं, मेरे व्लॉग्स का इतना फ़कीर सा बंदा हूँ, उसके इतनी देर तक इंतज़ार भी करते हैं, तो इनको कुछ भी कह दें तो बिक जाती है बात, ठीक। मैंने कहा कि यार ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ़ जस्टिस ने सहाफ़ियों के सामने कह दिया कि ये मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह मुनाफिक हैं, और इस तरह की, उनको पता ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात बाहर न निकले, बात तो बाहर निकलनी थी। अच्छा खैर, तो ऐसा क्यों कहा है? मैंने फिर उसके बाद कोई रब्ता किया, मैंने पहले तो पता किया कौन कौन से लोग, मुझे पता चला फ़लाँ लोग। मैंने एक से बात की, मैंने दूसरे से बात की, मैंने तीसरे से बात, मैंने 4 लोगों से बात की, ठीक है ना। और चारों लोगों ने असद अली तूर साहब के व्लॉग को निगेट किया, उसकी तरदीद की। अच्छा, वो कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मेरी बड़ी फ्रैंकनेस है, बड़ी आज़ादी है, भाइयों की तरह ताल्लुकात हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, और अच्छे लोग हैं। मतलब किसी का भी, कोई भी, आजकल तो सोशल मीडिया का ये है कि कहीं ना कहीं तो टिल्ट होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे, अच्छा कुछ तो मैंने ऐसे लोगों से भी तहकीक की है जो लोग बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं, कुछ वो लोग भी जो वहाँ थे नहीं लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उन्होंने भी कहा है जी ऐसी हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तूर साहब ने बात की है,
तो इसकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है उसका वो भी आ जाए, रिएक्शन भी आ जाए, कोई उसका रिस्पांस भी आ जाए, रद्द अमल भी आ जाए, तरदीद तस्दीक कुछ भी वो आ जाए। तो मेरा ख़्याल है हमें इन चीज़ों को, हाँ कुछ चीज़ें थीं जो ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि उन्होंने मुझे बताया है कि जो ने कहा कि मैं कुछ ईद के बाद कोई मेरे को फ़ैसले आएंगे जिसमें हुकूमत के लिए कुछ तल्ख़ बातें होंगी, ये कहा है। ठीक, अब ये बातें कि हुकूमत के लिए तल्ख़, उनके बहुत सारे फ़ैसलों में ऑलरेडी तल्ख़ बातें हैं। हुकूमत के लिए तल्ख़ बातें होना और ये कि मैं हुकूमत को फ़िक्स कर दूँगा, ये इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना, मतलब हम यूट्यूब पे जो प्रोग्राम करते हैं इसमें इंतहाई ज़िम्मेदारी दिखानी चाहिए, अपनी तरफ से इंतहाई ज़िम्मेदारी है। आप यकीन कीजिए मुझे मुतादिद सोर्सेज जब ये ख़बरें देते हैं, बाज़ औक़ात मेरी वीडियो बल्कि अक्सर व बेशतर लेट हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि मैं एक सोर्स से तो फिर मैं काउंटर चेक करता हूँ, फिर मैं तीसरी दफ़ा काउंटर चेक करता हूँ, मैं काउंटर चेक पे काउंटर चेक मारता रहता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल रिसर्च इस वहम की हद तक, बाकी टू एरर इज़ ह्यूमन, ये जो इंसान ख़ता का पुतला है उससे गलती होती है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो स्टोरी बाउंस बैक भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है, गलती मान भी लेनी चाहिए ऐसी, लेकिन आप पूरी एहतियात करें। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना व्यूज़ लेने के लिए या सिर्फ और सिर्फ, खैर मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो ये ऐसी बातें बहुत कुछ मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि इंटरनल जो सुप्रीम कोर्ट की जो सियासत है, मैंने कहा इस पर बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बात की। इसकी वजह यह है कि वो हर बच्चे को भी पता है, वो 8 जजेस की भी बात की है और वो 7 जजेस की भी बात की है, और वो कहते हैं कि हम तो हैरान हैं कि मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी की तो उन्होंने तारीफ़ कर दी कि उस दिन उठ के चले गए थे जस्टिस कादी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक साहब, तो ये बैठे रहे, तो वो इस पर बड़े मुतमईन थे। और उसमें मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, मैं बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ उन पर, लेकिन जो बात मैं आपको बताऊँ ना, मुझे कुछ लोगों ने उनसे मुतल्लिक़, मैंने बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ की हैं उनसे मुतल्लिक़, लेकिन मुझे कुछ जिन लोगों ने बताया, ये नहीं है कि कोई सोर्स आपको बता दे तो आप वीडियो कर दें उसी पे, ये नहीं है। जिन लोगों ने मुझे बताया, आप यकीन करें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग वो कहते हैं ना कि ये हमने चीज़ देखी है या हमने सुनी है, उस पर आप आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हैं, या फिर उसके बाद मेरा इसरार होता है कि नहीं जी वो मुझे भी दिखाएं, ठीक है, और वो फिर आगे अड़ जाते हैं। आप यकीन करें मैं विलाग नहीं करता, ठीक है ना, जब तक मुझे उसके बारे में 100% मैं बिल्कुल, हाँ ये है बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ होती है कि आपका सोर्स बहुत ही आपको धोखा दे रहा हो, लेकिन बहुत कम होता है। मैं 4 सोर्सेस को रिकन्फर्म करता हूँ। जजेस की तनख्वाहों में 20% इजाफा हुआ, मैं हैरान हूँ। खैर डार साहब से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि शिकवा भी करें, जी मैं बिल्कुल शिकवा करता हूँ। वो लोग जो पेंशनर कह रहे हैं जनाब पंजाब में हमारी 5% बढ़ी है, यहाँ पर चलो फेडरेशन में फेडरल में तो उनकी 17.5%, पंजाब में तो 5%, ये भी आप देखें। तो वो बेचारे गरीब लोग हैं, कुछ पेंशनर्स ऐसे भी हैं कि उनमें माफ़ कीजिएगा, उनमें वो लोग हैं जो सिर्फ उस पेंशन के अलावा उनका कोई गुजर बसर नहीं है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन वो भी लोग हैं। लेकिन इधर है कि ऑलरेडी पिछले दिनों वो नूर आलम खान साहब ने, PAC के चेयरमैन हैं, उन्होंने डिटेल्स मंगवाई तो सबसे ज़्यादा तनख्वाह चीफ जस्टिस साहब की थी, वो थी 15 लाख रुपए कोई, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो नया इजाफा हुआ है, अब माशाल्लाह 17 लाख हो गई, 14 लाख समथिंग बाकी जजेस की थी, वो कोई 16 लाख हो गई है, ठीक है ना, राउंड अबाउट इतनी हो गई है। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कह दें आप। अब मैं इन्ना लीला कहूँ या जज़ाकल्लाह कहूँ या माशाल्लाह कहूँ, क्या अब इसके चलें आगे आ जाएँ जनाब। कहा जा रहा है एक अहम शख्सियत की इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बनने वाली है। एक अहम शख्सियत लोग बता रहे हैं, बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं कि वो अहम शख्सियत मलिक रियाज़ है, बहरिया टाउन के मलिक रियाज़, क्योंकि उनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है। 60 अरब की करप्शन पकड़ी जाना और फिर वो आना पाकिस्तान और दोबारा उन्हीं की झोली में जाना। सिर्फ ये नहीं होगा कि वो वापस हो जाए, बल्कि ये भी होगा कि फिर उनके ख़िलाफ़ घेरा भी तंग होगा। अब बताया जा रहा है कि मलिक रियाज़ साहब इमरान खान और पिंकी पीरनी के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बनने वाले हैं। पिंकी पीरनी ने, बुशरा बीबी साहबा ने
पिछले दिनों ये कहा कि मलिक रियाज साहब ने 458, ये नैब में उन्होंने बाकायदा जवाब जमा करवाया है, 458 कनाल ज़मीन, ये जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, 458 कनाल ज़मीन और 28 करोड़ रुपए हमें बग़ैर किसी लालच के दिए हैं। यार कोई तो इस तरीके के बग़ैर किसी लालच के कोई तो दे, हमें भी दे दे, ठीक है ना, बग़ैर किसी लालच के। ये अब आप अंदाज़ा करें, ये वो हालात हैं कि जी 458 कनाल ज़मीन और जनाब 28 और पता नहीं 3 किरात और पहले 5 किरात और हीरे के और इस तरीके से ये तो उन्होंने अब बताया जा रहा है कि मलिक रियाज साहब वादा मुआफ़ गवाह बनने वाले हैं, और अगर ये वादा मुआफ़ गवाह बन गए तो बस फिर आपको पता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, जनाब नकवी साहब आप रोज़ कहते हैं तो खान साहब तो गिरफ़्तार नहीं हो रहे, तो खान साहब गिरफ़्तार भी हो रहे हैं, खान साहब नाअहल भी हो रहे हैं। ये बिल्कुल, मैं यूथियों को चूना नहीं लगाऊंगा, उन बेचारों को चूना लगाने वाले ऑलरेडी बहुत हैं जो चूना लगा के व्यूज़ ले रहे हैं, ठीक हो गया ना। अर्जेंटाइन के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त हैरान कुन खबर आई है। पहले हमने देखा कि मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि रूस से हमने जो तेल ख़रीदा वो हमने उनको डॉलर नहीं दिए, उनको हमने पेमेंट युआन में की है, यानी चाइनीज़ करेंसी जो है ना युआन, वो हमने पेमेंट युआन में की है। बाद में हमें पता चला, कुछ न्यूज़ में हमने पढ़ा कि जो इंडिया ने भी तेल ख़रीदा वो भी युआन में उनको पेमेंट की है रूस को। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी बात है। और अब पता चला कि अर्जेंटाइन ने, उनके पास भी डॉलर नहीं थे, अर्जेंटाइन ने IMF को जो किस्त वापस की है वो भी युआन में की है। तो जब ये एक प्रेसिडेंट बन गया कि अर्जेंटाइन अगर अपनी किस्त युआन में वापस कर सकता है तो फिर पाकिस्तान भी युआन में वापस कर सकता है, क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट तो मौजूद है ना। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। दिखने में आपको हो सकता है बहुत छोटी बात नज़र आ रही हो, लेकिन डॉलर सुकड़ता जा रहा है और युआन अपनी जगह बनाता जा रहा है। ये बहुत बड़ा, यूँ समझ लें कि एक इकनॉमिक ट्रांजिशन है, जो बहुत बड़ा इनकलाब है मैं समझता हूँ इकॉनमी में। नवाज़ शरीफ दुबई क्यों आए, ठीक है ना, नवाज़ शरीफ दुबई, मैं आपको बताता हूँ, मैं वो वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा। मैं 2 वीडियोस आपको दिखाने लगा हूँ, ये कड़ाकेदार किस्म की वीडियोस हैं। नवाज़ शरीफ दुबई क्यों आए, इस $1 मिलियन सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको 2 वीडियोस दिखाने लगा हूँ। एक वीडियो हामिद खान साहब की है। हामिद खान एक प्रोमिनेंट वकील भी हैं, हामिद खान एक तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े रहनुमा भी हैं। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ को नाअहल करने का फ़ैसला ये पहले से ही हो चुका था। ये आप ये ज़रा चेक कर लें, उन्होंने कहा क्या है। नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसका फैसला कहीं और हो गया था। इवेंट्स को अगर हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उस वक्त ये फैसला हो गया था कि ये आप इनके साथ नहीं, हमारा उनको फारिग कराना पड़ेगा। वो तो बाई चांस उस ज़माने तक जब ये सारा मामला हुआ है तो पनामा पेपर्स लीक्स आ चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी सर्विस इस्तेमाल हुई। बिल्कुल यही नज़र आता है, यही जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो वही शो कर रहे हैं कि इसी तरह हुए। गालिबन उनको खुशफहमी ज़रूर लगता है, नवाज शरीफ साहब को एक हद तक रही है कि हम शायद अदलिया को हैंडल कर सकते हैं, हम बेहतर हैं हैंडल करने में, लेकिन उन्हें बाद में महसूस हुआ कि नहीं, ये बात उनके हाथों से भी निकल चुकी थी। ये हैं जनाब हामिद खान साहब, वो कहते हैं नवाज शरीफ, ये पनामा तो एक बहाना बना था, वो पहले से फैसला हो चुका था, वो फैसला कहीं और हुआ था, वो फैसला जनरल फैज़ ने किया था, जिसने जजों के घर में जा के कहा कि 2018 के इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी बाहर ना आए, नहीं तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो फैसला जनरल बाजवा भी शामिल हो गया, उस फैसले में जनरल पाशा भी शामिल था, उस फैसले में जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी शामिल था, उस फैसले में और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, और उस फैसले में वो जजेस भी शामिल थे जिनको मुअर्रिख एक काले करतूत वाले जजेस लिखेगा, जिनकी फैमिलियाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठी थीं और उन्होंने नारे लगाए थे, वो जजेस भी थे, पनामा वाले जजेस, वो जिन पर आज भी तनकीद नहीं, मैं माज़रत के साथ कहूँगा
कि चाहे वो लाइव हों, कोई लोग सोशल मीडिया पे हो, बाकायदा लान तान करते हैं, बाकायदा गालियां देते हैं, बाकायदा इस तरीके से उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त अफजाई ऐसे लोगों ने करवाई है, इन लोगों का हिसाब होना चाहिए। दूसरी वीडियो देखें, दूसरी वीडियो ऐसी दिलचस्प वीडियो है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खान साहब पहले तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान की, बाद में खान साहब कहते हैं कि मैंने एक ज़माने में एक होटल में बर्तन भी धोए हैं। जी ये ज़रा आप देखिएगा, सुने फिर वो क्या कहते हैं, पहले भी सुने और फिर बाद में भी सुने। 1950 के अंदर इत्तेफाक फाउंड्री मियाँ साहब के वालिद साहब ने बनाई। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के वालिद साहब वाकई मिलकश आदमी थे, एक जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इत्तेफाक फाउंड्री बनाई 1950 में। उनकी इत्तेफाक फाउंड्री नेशनलाइज कर देते जुल्फिकार अली भुट्टो। जब पैसे खत्म हो गए तो मैंने जिंदगी में एक दफा काम किया है। 3 हफ्ते की नौकरी ली क्रिसमस हॉलीडेज पे। एक लिटिल वुड स्टोर था, उसके अंदर बर्तन उठाने और चीज काटना और वगैरह। वो और बात है कि 10 के बाद उन्होंने मुझसे निकाल दिया था, मेरी लड़ाई होगी किसी से। अब ये खान साहब कह रहे हैं 1950 में मियाँ साहब के वालिद ने इत्तेफाक फाउंड्री बनाई। वो बड़े मेहनती आदमी थे, वो बड़े जफाकश आदमी थे। वो फिर बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको नेशनलाइज कर दिया। तो खान साहब मियाँ साहब की बड़ी गुन गा रहे थे। उसकी वजूहत है ना बहुत सारी, कि मियाँ साहब ने शौकत खानम के लिए प्लाट भी दिया, मियाँ साहब ने शौकत खानम के लिए 50 करोड़ रुपए भी दिए। मियाँ साहब ने बहुत कुछ वो किया ना। वो ये अलग बात है कि खान साहब मोहसिन कुश इंसान है। अच्छा चलें, ये बात की बात है। इसमें बात मुझे वो एक सोशल मीडिया पे को घूम रहे थे खान साहब की एक दरख्वास्त जो उन्होंने मियाँ साहब को लिखी थी, गालिबन उस वक़्त वो वज़ीर आला पंजाब थे, कि जी मुझे एक प्लाट दिया जाए क्योंकि मेरे पास घर नहीं है और 2 दिए जाएं, ठीक है ना। डार साहब ने मुझे बताया था, इसाक डार साहब ने मेरे इंटरव्यू में भी कहा था और मुझे वैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया। उन्होंने कहा नकवी साहब इन्होंने 2 मांगे थे। एक तो पहला झूठ ये मारा, ये झूठ बोला कि जनाब कि मेरे पास घर नहीं है, और ऑलरेडी इनके पास घर था और वो ज़मान पार्क में। अच्छा फिर खैर बाद में यूथियों ने कहा वो उनके वालिद का घर था। भाई वालिद का घर ही होता है, तो खैर वो झूठ बोला और फिर उसके बाद जनाब इन्होंने वो कहा कि वो मेरा मुझे प्लाट दिया जाए, और वो प्लाट भी जो है ना इन्होंने कहा कि मुझे 2 दिए जाएं, एक को मैं बेच के दूसरे पे घर बनवाऊंगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ठीक है ना। इन्होंने तो तब तो तारीफ़ बनती थी। फिर खान साहब ने कहा मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा 3 हफ्ते के लिए वो एक बरतानिया का कह रहे होंगे ना कि क्रिसमस हॉलीडे में वो एक बर्तन धोए किसी होटल में या कहीं पर, वो नाम बता रहे थे। खैर बर्तन धोना को मायूब नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो अगला जुमला उन्होंने कहा जी मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ भी मेरी लड़ाई हो गई थी। तो खान साहब माशाअल्लाह अपना पूरा कैरेक्टर बता रहे हैं कि मैं जहाँ भी होता हूँ ना, मैं इसी तरह के निशान छोड़ता हूँ। मैं किसी के साथ सुलह सफाई से नहीं रह सकता, मेरी तबीयत में फसाद शामिल है, ठीक है ना। चाहे वो मैं किसी होटल में बर्तन धोने के लिए रेस्टोरेंट में जाऊं तब भी उनके साथ भी लड़ाई हो जाती है। मैं सियासत में हूं तब भी जो मुझे लेके उंगली पकड़ के जो मेरी नैपियां बदलते हैं उनके साथ भी, बाकियों को तो मैं वैसे ही शूदर समझता हूं। तो खैर नवाज़ शरीफ साहब दुबई क्यों आए? नवाज़ शरीफ साहब दुबई इसलिए आए, बड़ी काम की बातें भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कुछ ज़राए बता रहे थे, मुझे वैसे ही सवाल जवाब कि नकवी साहब नवाज़ शरीफ दुबई क्यों? मैंने कहा जी इस तरीके से कि जी चलें वो इलेक्शन वगैरह सारा कुछ, ये मीटिंग शीटिंग ये वगैरह। उन्होंने कहा जी सारी चीज़ें बातें ठीक हैं आपकी, यहाँ कुछ लोगों के साथ आराम से मीटिंग हो सकती है, माफ़ कीजिएगा वहाँ तो यूथ ही हैं, वहाँ यूथ ही वो चूँकि लंदन का अपना एक नॉमेनक्लेचर, एक अपना एक सोशल फैब्रिक है, उनकी एक अलग डेमोक्रेसी है, वो सारा कुछ, वो बार बार ही बदतमीज़ यूथी आ जाते हैं और शोर करते हैं। तो वहाँ पे ये कि जो सियासी गैर सियासी लोगों से उन्होंने मुलाकातें करनी थी, ताजरों से भी, तो बार बार वो लोग वहाँ जाते तो प्रॉब्लम होती यूथी बार। यहाँ दुबई में तो यूथ यार, क्योंकि जूतियों को जहाँ कन्फर्म हो ना कि जूते लगते हैं वहाँ ये नहीं जाते, वहाँ ये बिल्कुल चुप। अब एक दफ़ा इन्होंने मस्जिद नबी वाली गलती कर दी, उसके बाद मुतादिद लोग गए हैं, अब भी नवाज़ शरीफ वहाँ पे हैं, यूथियों से कहे आगे बढ़ो ज़रा, अब थोड़ा सा हिम्मत तो करो ज़रा।
नारे लगाओ। वो यूथियों को जहाँ जूते लगते हैं ना, वहाँ ये बड़े इतने पागल नहीं हैं, ये वहाँ झुक कर जाते हैं। एक तो ये बात। उन्होंने फिर बहुत सारे लोगों से, सियासियों से, गैर सियासियों से भी, कुछ अहम शख्सियात से भी बताया गया कि कुछ वो शख्सियात जो फैसला साजी में अहम है, उनसे भी मुलाकातें हुई। ये पहले हमें नहीं मालूम था। ताजरों से भी मुलाकातें हुई बहुत सारा। इसी तरीके से दुबई के शयूख से भी मुलाकातें हुई। अब वहाँ सऊदीया गए हैं तो वहाँ पे सऊदी हुक्मरानों से भी, जो दुबई में उनका जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया वो भी आप। लेकिन कहते हैं कि एक बड़ी वजह और है। मैंने कहा वो कौन सी? कहते हैं कि आपको पता है कि इससे कबल कुछ रोज़ पहले एक तासुर बन रहा था, या ये एक प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा था कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो आपकी बात ठीक है। कहते हैं कि जरदारी साहब जब लाहौर में आए तब भी वो बैठ गए, तब बड़ी मुलाकातें, लाहौर में बड़े उनके परचम शरचम भी लगाए गए, पीपल्स पार्टी के झंडे भी वगैरह, और यही कहा कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल साहब हैं। एक तासुर जन्म ले रहा था, बड़ी ये तकवीत पकड़ रहा था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा आपने नोट किया कि जब से नवाज़ शरीफ साहब दुबई आए हैं वो तासुर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो बैठ गया है। मैंने कहा जी बिल्कुल नोट किया है। कहते हैं ये सबसे बड़ी वजह थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।